हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज चैप्टर नंबर 8 कार्बनिक एवं उसके यौगिक के टॉपिक है कार्बन के अपरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कार्बन के अपरूप के बारे में अध्ययन करने से पहले अपरूप की परिभाषा। तो अपरूप क्या होता है? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं अपरूप कहलाते हैं। तो अपरूप की परिभाषा होगी किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं अपरूप कहलाते हैं तथा इस गुण को अपरूपता कहते हैं। तो ये तो हो गई अपरूप की परिभाषा। तो कार्बन के अपरूप क्या होंगे? तो कार्बन के दो या दो से अधिक रूप जिनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं तो कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। और कार्बन के अपरूप को यदि कार्बन की बात करें तो इसके अपरूप को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर एक नंबर है क्रिस्टलीय अपरूप और दो नंबर है अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप। तो एक तो हो गया क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय अपरूप। जिसके अंदर पहला हो गया क्रिस्टलीय अपरूप, वह अपरूप जिसके अंदर कार्बन की संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। कार्बन के परमाणु की निश्चित व्यवस्था या निश्चित संरचना, कार्बन की वह रूप जिसके अंदर कार्बन की एक निश्चित संरचना या निश्चित व्यवस्था पाई जाती है क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय अपरूप जिसके अंदर कार्बन की एक अनिश्चित या अव्यवस्थित रूप पाया जाता है तो वो कौन सा हो गया? कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप। और क्रिस्टलीय रूप हो गया जिसके अंदर कार्बन की निश्चित या फिर एक स्थायी व्यवस्था, कार्बन की स्थायी या निश्चित व्यवस्था पाई जाती है तो क्रिस्टलीय अपरूप हो जाएगा। जिसके अंदर अनिश्चित या अस्थायी अव्यवस्था पाई जाती है तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप। तो फिर इसके बाद क्रिस्टलीय अपरूप को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जिसके अंदर नंबर एक है हीरा, दो नंबर है ग्रेफाइट और तीन नंबर है फुलरिन। उसके बाद क्रिस्टलीय अपरूप को तीन भागों में डिवाइड किया गया जिसके अंदर एक नंबर है हीरा, दो नंबर ग्रेफाइट और तीन नंबर फुलरिन। उसके बाद अक्रिस्टलीय अपरूप को बहुत सारे भागों के अंदर डिवाइड किया गया है जिसके अंदर कोल, कोक, कास्ट चारकोल, उसके बाद जंतु कोल, इस प्रकार गैस कार्बन। इस प्रकार क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय अपरूपों को बहुत भागों में डिवाइड कर दिया गया। कोल कोक हो गया, कास्ट कोक हो गया, जंतु चारकोल हो गया, काजल हो गया, गैस कार्बन हो गया। तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कार्बन के दो रूपों के अंदर बांटा गया, पहला अक्रिस्टलीय और दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के अंदर निश्चित व्यवस्था या संरचना पाई जाती है कार्बन की और अक्रिस्टलीय के अंदर निश्चित संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? क्रिस्टलीय अपरूपों का। क्रिस्टलीय अपरूप को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो पहला हो गया हीरा। सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हीरा यानी कि डायमंड। तो सबसे पहला है हीरा। तो हीरे की व्यवस्था पढ़ेंगे, विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन, इसकी पहली विशेषता है प्रत्येक कार्बन, हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन अन्य चार कार्बन द्वारा
अन्य 4 कार्बन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। अन्य 4 कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण यह चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ये क्या होता है? हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4, तो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 कार्बन कंप्लीट करता है। तो हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा एक द्विआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ये होगी इसकी पहली विशेषता। प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण कर द्विआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। इसके बाद हीरे की है 2 नंबर विशेषता। यह है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ये होगी इसकी 2 नंबर विशेषता। इसके बाद 3 नंबर विशेषता के अंदर क्या होगा? हीरे की संरचना के अंदर कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉन या 154 पिकोमीटर होती है। तो हीरे की संरचना के अंदर कार्बन के मध्य बंध दूरी का मान कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉन या 154 पिकोमीटर। 154 पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉन या 154 पिकोमीटर। इसके बाद 4 नंबर विशेषता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद 5 नंबर, विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसके बाद हीरे के अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध द्वारा हीरा सहसंयोजक बंध द्वारा एक मजबूत संरचना का निर्माण करता है। तो हीरा क्या होता है? सहसंयोजक बंध द्वारा एक मजबूत संरचना का निर्माण करता है। प्रकृति में पाए गए अब तक प्रकृति में पाई गई सबसे कठोर वस्तु क्या है? हीरा। तो हीरे के अंदर सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो हीरा सहसंयोजक बंध द्वारा एक मजबूत संरचना का निर्माण करता है। इसलिए अब तक खोज की गई पृथ्वी पर प्रकृति में अभी तक खोज की गई सबसे कठोर वस्तु क्या है? हीरा। तो उसके बाद 6 नंबर विशेषता। इसके बाद 6 नंबर विशेषता होगी कि हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। तो 6 नंबर विशेषता के अंदर क्या हो गया? हीरे का गलनांक पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? 3843 यानी कि 3843 केल्विन होता है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है कोयले पर अधिक दाब द्वारा हीरे का निर्माण होता है। तो कोयले के पृथ्वी के अंदर यदि कोयला दबा हुआ तो उसके ऊपर चट्टानों या पृथ्वी का अधिक दाब लगेगा तो वो कोयला किसके अंदर चेंज हो जाएगा? हीरे के अंदर चेंज हो जाता है। तो कोयला अधिक दाब के कारण हीरे के अंदर चेंज हो जाता है। इसके बाद है लास्ट हो गया कार्बन का शुद्ध कर या
संश्लेषित कर कार्बन या कोयले को शुद्ध या संश्लेषित कर हीरे का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार 7 विशेषता होगी इसकी, 7 या 8। तो हीरे की 1 नंबर विशेषता होगी प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा एक द्विआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। उसके बाद यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। हीरा क्या होता है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसके बाद 3 नंबर है कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी का मान 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉन होता है। उसके अलावा ये कार्बन के विद्युत के, ये हीरे क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद हीरा सहसंयोजक बंध द्वारा एक मजबूत संरचना का निर्माण करता है और प्रकृति में आज तक खोजे गए सभी वस्तुओं में हीरा क्या है? सबसे कठोर वस्तु है। उसके बाद 6 नंबर है हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है और कोयले पर अत्यधिक दाब के कारण हीरे का निर्माण होता है। और लास्ट पॉइंट है हीरे को या कार्बन को शुद्ध या संश्लेषित कर हीरे का निर्माण किया जाता है। ये तो होगी इसकी विशेषता। इसके बाद इसकी संरचना, हीरे की 2D के अंदर संरचना। इस प्रकार षटकोणीय संरचनाओं द्वारा हीरे का संरचना का निर्माण किया जाता है। तो प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन के साथ, ये 2D है, 3D के अंदर है होगा, मतलब एक कार्बन पीछे या आगे की तरफ हो संयोजकता। एक कार्बन, ये कार्बन है, यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर क्या है? कार्बन। तो प्रत्येक कार्बन 1 2 3 बंध बनाए हुए हैं। और 3D, ये 2D संरचना है। 3D की संरचना के अंदर एक कार्बन पीछे या आगे जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार ये हीरे की संरचना का निर्माण कर सकते हैं। और प्रत्येक कार्बन के मध्य बंध दूरी का मान कितना होता है? 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉन। तो ये क्या होगी? हीरे की संरचना जिसके अंदर बंध दूरी कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी का मान 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉन होता है। इसके बाद हीरे के उपयोग, हीरे का उपयोग। तो हीरे का पहला उपयोग है कांच को काटने में। कांच को काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 2 नंबर उपयोग हो गया इसका चट्टानों को काटने, चट्टानों या मजबूत पत्थर को काटने में। इसके बाद 3 नंबर उपयोग हो गया इसका फोनोग्राम। फोनोग्राम की सुई बनाने में, उसके बाद 4 नंबर पॉइंट हो गया कई रत्नों या आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हीरे के उपयोग हो गए, पहला तो उपयोग हो गया कांच को काटने में, 2 नंबर हो गया पत्थर या चट्टानों को, मजबूत पत्थर या चट्टानों को काटने में, और 3 नंबर हो गया फोनोग्राम की सुई बनाने में, और 4 नंबर हो गया कई रत्न या आभूषण बनाने के अंदर हीरे का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार पहले हमने हीरे की विशेषता पढ़ी, उसके बाद संरचना और इसके बाद इसके उपयोग। तो हीरा 1 नंबर क्या था? क्रिस्टलीय स्वरूप का 1 नंबर भाग था हीरा, जो कि कंप्लीट हो गया।
कार्बन का दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफा नाम शब्द से ग्रेफा नाम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लिखना। तो ग्रेफाइट किस नाम से लिया गया है? ग्रेफा से, और जिसका अर्थ होता है लिखना। यानी कि जो हम पेंसिल के अंदर यूज करते हैं वो क्या होता है? ग्रेफाइट। तो पेंसिल का उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, इसलिए तो ग्रेफा से इसका नाम पड़ा ग्रेफाइट। इसके बाद इसकी 1 नंबर व्यवस्था, हीरे के अंदर तो प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता था। इसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ संरचना बनाकर षटकोणीय वलय का निर्माण करते हैं। तो परमाणु ग्रेफाइट के अंदर क्या होगा? प्रत्येक कार्बन अन्य 3 परमाणु कार्बनों के साथ बंध बनाकर षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो 3 परमाणु है तो संयोजकता 4 कंप्लीट करनी है। तो इसके अंदर यदि एक कार्बन है तो इसका 3 कार्बन के साथ जुड़ गया तो संयोजकता 4 कंप्लीट नहीं हुई, तो इसके अंदर एक कार्बन द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है, जिसके अंदर प्रत्येक ग्रेफाइट के अंदर क्या हो गया? प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर षटकोणीय वलय का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर एक कार्बन द्विबंध का निर्माण करता है। इसके बाद इसका हो गया 2 नंबर विशेषता। 2 नंबर विशेषता होगी ग्रेफाइट की संरचना के अंदर षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्थित होकर परतों का निर्माण करते हैं। तो पहले इसकी संरचना देखें हम। यदि इसकी संरचना देखें, षटकोणीय संरचना बनानी है पहले। ये क्या होगी? षटकोणीय संरचनाएं, और षटकोणीय संरचनाओं द्वारा परतों का निर्माण करते हैं ये। इस प्रकार ये एक परत होगी। इस परत पर ये एक ऊपर परत होगी, नीचे एक परत और होगी। इस प्रकार ये ग्रेफाइट के अंदर 2 परतें या बहुत सारी परतें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। तो इसके अंदर देखें तो इस प्रकार षटकोणीय संरचनाएं एक तल का निर्माण करती है जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं और इनके मध्य भी दूरी पाई जाती है। तो एक दूसरे के ऊपर ये क्या हो सकती है? आगे पीछे खिसक भी सकती है। इसके कारण हमें पेंसिल से लिखते हैं, जिसके अंदर एक परत दूसरे परत पर खिसक के नीचे कागज़ पर रह जाती है, जिसके कारण हम ग्रेफाइट द्वारा लिख सकते हैं। तो 2 नंबर पॉइंट है इसका, 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध। प्रत्येक पहला पॉइंट तो हो गया, प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं। 2 नंबर संरचना हो गई ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय
ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परत संरचना का निर्माण करते हुए व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट क्या हो गया, कार्बन कार्बन के मध्य दुर्बल बंध, दो परतों के मध्य दुर्बल बंध, दोनों परतों के मध्य क्या है, गैप भी है, दूरी भी है और दुर्बल बंध भी है। तो दो परतों के मध्य दुर्बल बंध व अधिक दूरी होने के कारण, दो परतों के मध्य अधिक दूरी व दुर्बल बंध होने के कारण ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक मतलब कि ग्रीस मान सकते हैं। तो ग्रीस के अंदर यदि इनके बीच के अंदर क्या होगा, गैप ज़्यादा होगा या फिर बंध क्या होगा, मजबूत नहीं होगा। तो बंध मजबूत नहीं होगा तो एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से खिसक सकती है, तो इसके कारण इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के कारण तथा कार्बन दोनों परतों के बीच दूरी के अधिक दूरी होने के कारण यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक। ग्रेफाइट तो क्या था, विद्युत का कुचालक था, क्योंकि उसके मध्य कार्बन के मध्य क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे और बीच के अंदर दूरी भी नहीं थी। इसके अंदर दो परतों के मध्य दूरी होने के कारण तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन का एकमात्र अपरूप जो कि विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि अपवाद। तो कार्बन का अपवाद यानी कि कार्बन का एकमात्र अपरूप जो कि विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा होता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। इसके बाद ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर जो बीच के अंदर जो लिखने वाला भाग होता है वो कौन सी कलर का होता है, काले कलर का। तो नेक्स्ट हो गया 4 नंबर पॉइंट हो गया, 4 नंबर यानी कि 5 नंबर पॉइंट हो गया, ग्रेफाइट काले धूसर रंग का होता है। ग्रेफाइट कौन से कलर का होता है, काले धूसर रंग का होता है, काले धूसर रंग का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट है, ग्रेफाइट चिकना एवं फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो इसके कारण क्या हो गया, ग्रेफाइट चिकना एवं फिसलनशील होता है। ये तो होगी ग्रेफाइट की विशेषताएं। इसके बाद ग्रेफाइट का उपयोग, तो ग्रेफाइट की विशेषता के आधार पर ग्रेफाइट के उपयोग किए जाते हैं। तो ग्रेफाइट का पहला उपयोग हो जाएगा ग्रेफाइट के उपयोग देखें तो ग्रेफाइट का पहला उपयोग हो जाएगा पेंसिल में। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। नाम भी ग्रेफाइट का यहीं से पड़ा है, ग्रेफा, और ग्रेफा का अर्थ होता है लिखना, और लिखने का काम किसका होता है, पेंसिल का। तो ग्रेफाइट का उपयोग पहला तो हो गया पेंसिल में किया जाता है। इसके बाद 2 नंबर उपयोग हो गया, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोड बनाने के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट, ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टी के अंदर, परमाणु भट्टी के अंदर मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टी के अंदर मंदक के रूप में किया जाता है। इसके बाद लास्ट 5 नंबर उपयोग है इसका, ग्रेफाइट का उपयोग लोहे की वस्तु पर पेंटिंग करने में किया जाता है। तो पेंटिंग यानी कि पॉलिश, तो पहला उपयोग हो गया इसका पेंसिल के अंदर। उसके बाद ग्रेफाइट का दूसरा उपयोग हो गया शुष्क स्नेहक के रूप में। तीसरा उपयोग, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इसके कारण तीसरा उपयोग हो गया इसका इलेक्ट्रोड के रूप में। चौथा उपयोग हो गया परमाणु भट्टी के अंदर मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और लास्ट होता है ग्रेफाइट का उपयोग लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार हीरे और ग्रेफाइट की विशेषता, संरचना और
उपयोग के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट होता है क्रिस्टलीय अप्रूफ का फुल रेंज, जिसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।